Here, this is Om Prabhu, MBBS first year student from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, with All India rank 44. So यार बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आया इंस्टाग्राम डीएम आया कि भैया मैंने अभी तक उतनी अच्छे से पढ़ाई चालू नहीं करी थी या किसी कारण से घर में कुछ सिचुएशन आ गई जिससे मैं अभी तक नहीं पढ़ पा रहा था, क्या मैं अभी से अच्छे से पढ़ना चालू कर दूं, बहुत लगन से पढ़ना चालू कर दूं तो क्या मैं एम्स तक पहुंच पाऊंगा, और अगर एम्स तक नहीं भी तो लेकिन क्या मेरे 650 अबव मार्क्स आ पाएंगे, 600 अबव मार्क्स आ पाएंगे, क्या मैं नीट को सक्सेसफुली अभी से चालू करके क्रैक कर पाऊंगा। तो बाकी यूट्यूबर बोल सकते हैं हाँ या ना, लेकिन हाँ या ना में मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। इसके अंदर तीन चीज सबसे पहले आएंगी। सबसे पहले, जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था तो एम्स दिल्ली मेरे दिमाग के अंदर था कि मेरे को जाना है, लेकिन हर 2 वीक में मैं चेक करता था क्या मैं वही सही ट्रैक में जा रहा हूँ, क्या मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्या मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसका एक प्रॉपर चार्ट है जो मैं दिखाने वाला हूँ, उसको यूनिक एनालिसिस के अंदर डाल रखा है। सबसे पहला वीडियो को वही होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख के ही जाना। दूसरी चीज, अगर अभी से चालू करोगे तो किन चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स गेन करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल बायोलॉजी एंड फिजिक्स सारे टॉपिक, इसको भी आगे देखो। सबसे पहले माइंड में आता है कि भैया मैं जीरो लेवल, इंस्टाग्राम डीएम आते हैं भैया मैं जीरो लेवल अभी से चालू करूँ, हो गए। सबसे पहली बात, अपने मन से पूछो क्या सच में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरी मक्कारी मारी, क्या मैंने हल्का से मेहनत करी, लेकिन हाँ दिन के 8 घंटे के बदले मैंने दिन के 4 घंटे। तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे जो दिन के 8 घंटे के बदले दिन के 4 घंटे पढ़े, हल्का फुल्का पढ़ रहे थे। तो हाँ वो जीरो लेवल पे तो नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि यार बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, लेकिन सच्चाई हमें खुद को पता होती है। तो सच्चाई को सबसे पहले दिमाग में रखो कि हाँ मैंने ये चीजें करी है, मैंने ये चीजें नहीं करी है। और अब ट्रुथ को देखो, और ट्रुथ को देखने का तरीका होता है मिरर को देखो। अब मैं जो अपने मिरर की बात कर रहा हूँ ये है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इनकी सारी पीडीएफ डाल रखी है। पहले वाले का नाम है मिरर ऑफ फिजिक्स, दूसरे वाले का नाम है मिरर ऑफ केमिस्ट्री, और तीसरे वाले का नाम है मिरर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले इस मिरर को फिल कैसे करना है और करना क्या है इसके साथ। सबसे पहला स्टेप होगा इसका प्रिंट आउट निकालना है। जहां पर पढ़ते हो उसके सामने दीवार है, वहां चिपकाना है। सपोज करो तुमने यूनिवर्सल डायमेंशन पढ़ रखा है, क्या यूनिवर्सल डायमेंशन के लाइव लेक्चर कर रखे हैं, टीचर ने पढ़ाया था, सारी चीजें पढ़ ली, क्या मेरे उसके क्लास नोट्स कंप्लीट है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट और एम्स के, फिजिक्स की बात करें तो एम्स के प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड करता हूं मैं, तो फिजिक्स में नीट और एम्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं। एनसीईआरटी वाले पॉइंट को छोड़ देने की जरूरत है, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी वाले पॉइंट सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर के होंगे। कौन कौन से चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, और मेरी एनसीईआरटी थ्योरेटिकल चैप्टर की मैंने कैसे अंडरलाइन कर रखी है, क्या क्या मार्क करके उसको भी अपलोड कर रहा हूँ, और क्वेश्चन बैंक या मॉड्यूल मैंने किया है। तो इस तरीके से तुम्हें सारे चैप्टर के पता चल जाएंगे। जैसे मान के चलो तुमने काइनेमेटिक्स कर लिया, तो तुम यहाँ टिक करोगे, यहाँ टिक करोगे, यहाँ टिक करोगे, यहाँ टिक करोगे और यहाँ टिक करोगे, तो इससे पता चलेगा काइनेमेटिक्स हो चुका है। काइनेमेटिक्स की क्लास नोट्स भी हो चुके हैं, लाइव लेक्चर भी हो चुके हैं, लेकिन मैंने रोटेशन छोड़ रखा है, तो रोटेशन बचा हुआ है। फिर मैंने क्लास 12 चालू कर रखा है, तो इससे एक पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ फिजिक्स में मैं इतने परसेंटेज कवर कर रखा हूँ, और किसी चैप्टर को मैं कंप्लीट कब बोलूंगा जब सारे रोज में कॉलम में टिक हो जाएगा, तब मैं उसको कंप्लीटली मानूंगा कि हाँ मेरे को पूरी तरीके से उस चैप्टर आता है। वैसे केमिस्ट्री में है, वैसे ही बायोलॉजी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के मिरर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। सबको पता है नीट में एनसीईआरटी से भरपूर क्वेश्चन आता है। अब सपोज करो तुमने प्लांट किंगडम पढ़ा, तो प्लांट किंगडम की एक बार एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर से टिक कर दो, ऐसा नहीं है। तुमने एनसीईआरटी प्लांट किंगडम की एक बार पढ़ी, एक बार पढ़ने का मतलब तुम यहाँ पर लिखोगे, और दूसरी बार पढ़ी तो 1+1 लिखोगे, तीसरी बार पढ़ी तो 1+1 लिखोगे, चौथी बार 1+1, ऐसे +1 करते जाओगे। जब नीट से 1 महीना होगा या 1.5 महीना बचा होगा, उस पॉइंट पर जब तुम अपने टेबल के सामने चिपके हुए इस चार्ट को देखोगे और तुम्हें पता चलेगा कि प्लांट किंगडम की एनसीईआरटी मैंने 8 बार पढ़ी है, एनिमल किंगडम की 9 बार पढ़ी है, जो वो कॉन्फिडेंस देगा, वो कॉन्फिडेंस और कहीं से नहीं आने वाला। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने टेबल के सामने चिपका कर रखना ही रखना। ओम प्रभु एम्स जी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला आता है टाइम कैटेगराइजेशन की। टाइम बहुत कम बचा है, जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर का ऐसा नहीं कि अभी पूरा नया शेड्यूल बना दिया। नवंबर में सपोज करो तुम कोई चैप्टर पढ़ लो, रोटेशन का तुमने 30% पढ़ चुका है, रोटेशन का 30% पढ़ने के बाद 70% रिमेनिंग है, तो उसको कंप्लीट करो। उसके बाद आगे का शेड्यूल अप्रैल मई मई में एग्जाम होगा फर्स्ट वीक के अराउंड, लेकिन अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए रिमेन रखा है। बाकी जो बचे हुए दिन हैं उसके हिसाब से 151 डेज आ रहे हैं, अगर सारे दिन को माने कोई फेस्टिवल है ना नहीं बनाए तो। अब पता चल रहा है कि बहुत कम दिन बचे हैं, इसका मतलब ये है कि क्या हम अपना माथा पकड़ के बैठ जाए, नहीं। अगला है चैप्टर, देखते हैं कितने चैप्टर हैं।
फिजिक्स में 28, केमिस्ट्री में 30, बायोलॉजी में 38, टोटल 98 चैप्टर्स हैं। अब कोई बंदा अगर बेसिक सा लगाएगा दिमाग की मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना ही है, कोई भी चैप्टर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, जीरो लेवल से चालू करना है, तो 151 डेज में 98 चैप्टर करना है, तो 1.5 दिन एक चैप्टर को दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी, ऐसा कभी नहीं होगा। सारे चैप्टर अलग अलग लेंथ के होते हैं, सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, किसी चैप्टर को पहले पढ़ना होता है, किसी किसी चैप्टर बड़े होने के बाद उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमें हर एक चैप्टर को 1.5 दिन दे करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है, इस तरीके से नहीं निकलता, ये पॉसिबल ही नहीं है, करना ही नहीं है। तो हम करें तो करें क्या? सबसे पहली चीज जो मैंने सबसे पहले दिखाया, उस चार्ट को फिल करो, उस मिरर को फिल करो। फिल करने के बाद तुम्हें एनालाइज होगा, पता चलेगा कि यार 3 टाइप के चैप्टर हैं। एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, छुआ नहीं, पूरी तरीके से चैप्टर छूटा हुआ है, छुआ ही नहीं आज तक। दूसरा होगा कि एक चैप्टर है जिसको मैंने 3-4 महीने पहले पढ़ा था, या फिर अभी 12th में हो तो 11th में पढ़ा था, लेकिन उतना अच्छे से याद नहीं है, हल्का फुल्का याद। और तीसरे टाइप के होंगे जो मैंने अभी अभी विद इन 2 मंथ 3 मंथ पढ़ा है, तो उस चैप्टर को कुछ मत करो, रिवीजन करते रहो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चैप्टर तुमने एक बार पढ़ चुका है उसको फिर से लेक्चर देखने के लिए जाओगे तो वो टाइम की वेस्टेज होगी, ऐसा नहीं करना। अपने नोट्स उठाओ और नोट्स से रिवाइज। अब कुछ बच्चों के पास नोट्स नहीं होंगे, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी डाल रखे हैं। मेरे नोट्स को 100% ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं जो मेरी हैंड राइटिंग है, लेकिन हाँ रेफरेंस ले सकते हो कि इस तरीके से ये टॉपिक मैंने लिखा था, इंपॉर्टेंट है। नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी एनसीईआरटी मार्क्स। मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके 31 दिसंबर से पहले पूरे के पूरे जितने मेरी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट स्कैन करके डाल रहा हूँ कि मैंने एनसीईआरटी की इस पेज में पढ़ा तो इससे क्या क्या गलत किया। एनसीईआरटी इतनी है तो उसके साइड में जो व्हाइट कलर का स्पेस है वहां मैंने क्या क्या लिखा, एग्जैक्टली मेरी एनसीईआरटी अंदर से हर एक चैप्टर में कैसे दिखती है उसको पूरा डाल रहा हूँ। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, उसको एक बार पलट के देख लेना कि क्या जो चीजें मैंने अंडरलाइन करी तुम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हो। अब जो चैप्टर कंप्लीटली छूटे हैं उसको देखना ही पड़ेगा। जो चैप्टर कंप्लीटली छूटा है उसमें से किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहला था फिजिक्स। फिजिक्स में ध्यान से काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दोनों 11th के हैं, 12th का है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेसिक बेर करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अभी तक ये कर लिए होंगे, और जिसने नहीं किया इनको 1.5 से 2 महीने टाइम दे करके करना ही करना है, इनके बिना एग्जाम में नहीं जाना। लेकिन अब दूसरे टाइप के चैप्टर आते हैं जो बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन तीनों चैप्टर सब्जेक्ट्स को मिलाकर के 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन तीनों को मिला दूं तो 20 से 25 आएंगे, और ये बहुत छोटे हैं और ये बहुत बड़े हैं। तो समझ सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने बॉक्स के अंदर बबल के अंदर बना रखा है इनमें स्टार लगा लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इन चैप्टर को कवर करना ही है। मॉडल फिजिक्स पूरी पढ़ के जानी होती है, थर्मल फिजिक्स पूरी पढ़ के जानी होती है। सेमीकंडक्टर सबसे आसान चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इनको करना है। तो ये फिजिक्स में ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई सा चैप्टर हिलता नहीं। लेकिन एग्जाम में पी ब्लॉक, मेटलर्जी जैसे आसान आसान चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, और इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी से मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन रिएक्शन वाले क्वेश्चन भर के आते हैं। रिएक्शन समझने के लिए जीओसी आनी ही चाहिए, तो जीओसी को कवर करना ही पड़ेगा। और एसिड और बेस स्ट्रेंथ वाले बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे, हर साल एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, एरोमेटिक सेक्शन ए सेक्शन बी में करके आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर बोल कर सकता है, हिल नहीं सकता, सबसे पहले बोल कर सकता है। बोल कर सकता करने के बाद छोटे छोटे क्लास के चैप्टर है, 11th वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सबको पता होता है, मोनोफिजिक्स पढ़ चुके होते हैं, उसको तो टाइम नहीं देना। सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना बड़ा चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से, तो उसको उतना ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। बायोलॉजी की बात करें, सेल बायोलॉजी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बहुत आता है और कंसेप्चुअलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। जेनेटिक्स क्वेश्चन भी बहुत आता है, कंसेप्चुअलिटी के लिए जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और बायोटेक, 2 चैप्टर, कंसेप्ट बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आसान आसान चैप्टर क्लास 11 के जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट सेलुलर रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, जैसे सेलुलर रिप्रोडक्शन, प्लांट चैप्टर क्लास 12 का, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर आसान है।
याद करने वाले कम है, कंसेप्चुअल ज़्यादा है, तो इन पर फोकस करना। तो जिन्होंने बहुत सारे चैप्टर कवर नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि कौन से चैप्टर पहले कवर करना है, कौन से चैप्टर बाद में कवर करना है, इसका रेफरेंस ले सकते हो। जिन लोग अपने कोचिंग के हिसाब से चल रहे हैं, चलने दो। अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस पर क्लियर करो और पुराने चैप्टर प्रॉपर रिवीजन करते जाओ। और मॉक टेस्ट की रही बात, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। So thank you for watching this video. And if you like the effort that I put to make this video, because you know, to make a video it takes hours, but to subscribe it takes seconds. So what you're waiting for? They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran,